नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, दानिश्वर हैं, मुअल्लिम हैं और बहुत से तारुफ़ के इनके वाले हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं एक तो आऊँगा जो आप वेनेज़ुएला से होके आए हैं, क्योंकि वेनेज़ुएला पे को हम बड़ी देर से देख रहे हैं, जब से ह्यूगो चेवेज़ जो हैं वहाँ आए थे और फिर वहाँ जानी हो गए, और वहाँ पे अमेरिका का हमला भी है और वहाँ बड़ी तैयारी है। बड़ी दिलचस्प खबर आपके पास, लेकिन मैं पहले आ जाता हूँ वतन अजीज़ पे। ये जो अभी ट्रंप की और इनकी मुलाकात के बाद थोड़ा सा आप जानते हैं खैर से ये जो तमाम इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सट्टे पे और कुछ साइकोलॉजिकल जोन पे खड़ा होता है, तो ये सोना फिर से रूबा जवाल है, तो ये अब सोना नीचे आएगा। और डू यू सी एनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी एज एन आफ्टर मैथ ऑफ जो मुलाकात है शी जिनपिंग की और ट्रंप की, ये बेटर सेंस प्रीवेल करेगी या ये ट्रेड वार आगे जाती नज़र आती है आपको? जी, सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस पे इस तरह है कि जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम नए टैरिफ्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जो ट्रेड वॉर्स का एक खौफ पैदा हुआ और उसके नतीजे में ये खौफ पैदा हुआ कि हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू गिर जाए एंड सो ऑन, उसकी वजह से लोगों ने बहुत सारा गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया। तो मगर वो फिर ओवर स्पेकुलेशन जिस तरह होता है मार्केट के अंदर, ओवर स्पेकुलेशन के नतीजे में गोल्ड प्राइसेस जो है पहले तो बहुत ऊपर चली गई, फिर ट्रेड वॉर तो हो रही है, सब देख रहे हैं, मगर उसके फ़िलहाल उस किस्म के असरात नहीं नज़र आए जो कि लोग मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अब उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस दोबारा से नीचे आनी शुरू हो गई, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। मगर इसमें बस यही है, ये जो स्पेकुलेटिव बबल था, ये स्पेकुलेटिव बबल हमें नज़र आया, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहाँ तक अमेरिका और चीन की मुलाकात का ताल्लुक़ है, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का ताल्लुक़ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फंडामेंटल इश्यूज़ इस वक्त उस मुलाकात के नतीजे में हल होंगे, क्योंकि ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात हैं, इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रीजंस हैं। और मेन रीज़न इसकी यही है कि पहले तो चाइना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होता था, अब चाइना जो है वो बेसिकली आंखों में आंखें डाल के इकोनॉमिकली स्पीकिंग अमेरिका को देख रहा है, एज अ इक्वल पार्टनर देख रहा है। और अमेरिका को जो कंपटीशन मिल रहा है चाइना से, ख़ास तौर पे की इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें इलेक्ट्रिकल कार शामिल हैं, बैटरी शामिल हैं, इवन एआई शामिल है, हाई टेक्नोलॉजी की बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं, और फिर उसके साथ जो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर जो इस वजह से लड़ाई उनकी बनी पड़ी है, उसका तो फ़िलहाल कोई हल नहीं निकल रहा। तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि मुलाकात ज़रूर होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जो टेंशन हैं उनके दरमियान वो कम होंगी। डॉक्टर साहब, जो मुलाकात होगी इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सोने की कीमतें बढ़ रही थी, $4080 तक पहुँच चुकी थी, और ये भी कहा जा रहा था ये $5500 तक जो है पहुंच जाएंगी, और $8000 तक भी कहा जा रहा था ये कम होनी शुरू हो गई हैं। ये कितनी कम हो सकती हैं? क्या इस पे रुक जाएंगी इस सतह पे, या उस सतह पे पहुंच जाएंगी जहां से ये बड़ी थी? दूसरा, डॉलर की कीमत के हवाले से कि डॉलर का एज ए करेंसी वो गिर रही है, और आप समझते हैं कि डॉलर कितनी जो है वो गिरावट का शिकार है और कितना गिर सकता है या संभल जाएगा? हाँ जी, मेरा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि जो गोल्ड की मार्केट का मामला है उस पर तो मैं को बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकूंगा, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड का बंदा नहीं हूँ, इस पे फील्ड का बंदा ही बात करेगा। मगर मेरे मोटे मोटे हिसाब के अंदर ये शायद थोड़ी सी और गिर जाए, मगर बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं इसके नतीजे में होगा। दूसरा मामला ये है डॉलर की कीमत का, और उसमें भी मैं ये देख रहा हूँ कि अगरचे ब्रिक्स की वजह से अभी इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि जी हम अब रशिया के साथ जो ट्रेड करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि रशिया के साथ जो ट्रेड करेंगे, उन्होंने कहा कि जी अब हम चाइना से ट्रेड जो है वो बढ़ाएंगे। और हमें इंफॉर्मेशन यही है कि जो रशिया से उन्होंने तेल मंगवाना है अब वो चाइना के थ्रू इसको रूट करेंगे, और वो डॉलर में नहीं ख़रीदेंगे उसको, मगर वो रेनमेन में ख़रीदेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मगर ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टोटल ब्रिक्स इकोनॉमी है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी है, और उसमें चाइना भी ऑब्वियसली शामिल है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया। डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें अगर देखा जाए तो ईरान जो है उस पर पाबंदियां लगी, तो ब्लैक मार्केट में जो है $40 अरब तक का तेल जो है वो बिक रहा है, और अगर रूस पर भी पाबंदियां लग चुकी हैं तो वहां भी ब्लैक मार्केट में तेल बिकेगा। तो इसका क्या मतलब है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी या क्रैश हो जाएगी मार्केट? यस, दैट इज करेक्ट। तेल की कीमतें जो है फिलहाल यही नजर आ रहा है कि बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया तकरीबन 60% अपनी जो तेल की नीड्स हैं वो रशिया से ले रहा था। मगर इंडिया को अब डर यही है कि उस पर सेकेंडरी, उसकी कंपनियों पे सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकती हैं। इस वजह से वो अब पिवट अवे कर रहा है कि हमने एटलीस्ट ओपनली लीगली रशिया से तेल नहीं खरीदना। अब उसका रूट ये बनाएंगे वो कि रशिया जो है वो चीन को तेल बेचेगा, चीन जो है वो आगे इंडिया को बज़ाहिर तेल बेचेगा, तो वो इस तरह कहेंगे कि हमने तो चीन से ख़रीदा है, हमने तो रशिया से ख़रीदा ही नहीं है। मगर इस सारी सिचुएशन में ऑब्वियसली तेल की कीमतों में इजाफा ज़रूर होगा।
बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, मैं ज़रा इस तरह, एक तो ये कि ये तमाम हरकतें अगर इंडिया कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने अवाम को सस्ता तेल देने के लिए। माशाल्लाह जो स्पाइनलेस बैठी हुई हमारी ये जो एलीट बैठी है इसकी, लेकिन और हम वेनेजुएला से भी खरीद सकते हैं, चाइना तक ले रहा है। डॉक्टर साहब, वेनेजुएला का नाम आया तो वेनेजुएला का घेरा डाला हुआ है और आजकल यही सौदा बेच रहे हैं किबला ट्रंप साहब। वहाँ पे 70 लाख लोग उनके खिलाफ निकले हुए हैं और वो जाहिर है जंग उनकी ज़रूरत भी है। व्हाट्स हैपनिंग इन वेनेजुएला, क्योंकि आप हमारे चंद उन दोस्तों में से हैं जो बड़े, एक मुझे याद है चौधरी मंजूर साहब, एलन वुड्स वहाँ गए थे, लाल खान वहाँ गए थे, तो उसके बाद आप वहाँ से होके आए हैं। तो ये बताइए कि वो जो एक फोर्स बनाई थी ख़ास तौर पर जो कू हुआ था और 24 घंटों में रिवर्स हो गया था उसका, अब क्या मामला है और निकोलस मदुरो क्या कर रहा है और क्या आवाम लड़ने के लिए तैयार हो? मैं देख रहा हूँ कि वेटरन बुढ़े बंदे 90 साल के वो बंदूकें उठा के खड़े हैं। ये मामला क्या है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपने पहला सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि इंडिया के पास हैं $704 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसीलिए वो फिर ये सब कुछ कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। जबकि आप पाकिस्तान की सूरत हाल तो जानते ही हैं, के रिजर्व्स हैं, तो इस वजह से भी वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अमेरिका से ज़रा टक्कर ले लें। मगर हम इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि हम बेसिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, एक तो ये वजह है। वेनेजुएला का जहाँ तक मामला है तो अमेरिका ने ये सोचा है कि चीन से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले अपने बैकयार्ड को कंसोलिडेट किया जाए। इस सिलसिले में वो चाहते थे कि वेनेजुएला की हुकूमत गिरे। वेनेजुएला की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने 931 सैंक्शंस लगाए और उनकी इकॉनमी का इतना सत्यानाश हुआ कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। मगर जब यूक्रेन के साथ जंग चढ़ी तो फिर दोबारा से तेल की कीमतें बढ़ गई। जब तेल की कीमतें बढ़ गई तो वेनेजुएला की इकॉनमी भी ठीक हो गई। जब वेनेजुएला की इकॉनमी ठीक हो गई तो अमेरिका ने कहा कि अब इनको ये ड्रग स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा के तो इसमें यहाँ रजीम चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए। प्रेशर के लिए उन्होंने फ़ौज भी भेज दी है। अब सूरत हाल बड़ी ख़राब है। सूरत हाल इसलिए ख़राब है क्योंकि कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेत्रो हैं, याद होगा आपको, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी यूएन में फ़लस्तीन के हक़ में। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तो हरगिज़ वेनेजुएला की इन्वेजन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हम भी वेनेजुएला के साथ हैं। तो अब लेटेस्ट खबर ये है कि जनाब आली अमेरिका ने कहा कि हम कोलंबिया को भी अटैक करेंगे और साथ ही साथ क्यूबा भी उनके टारगेट पे। तो 3 मुल्क इस वक्त करीबियन में उनके टारगेट पे, 10,000 ज़्यादा फौजी उन्होंने इकट्ठे किए हैं। 10 उनके जो बड़े एयर वॉर वो कैरियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे मौजूद हैं। वेनेजुएला में अभी होके आया हूँ, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे। मडुरो ने तकरीबन 80 लाख लोगों को हथियार पकड़ा दिए, पीपल्स मिलिशियाज बना दिए कि जी अगर लैंड इन्वेजन हुई तो आपने खुद दिफा करना है। हवाई फायर तो वो ऑब्वियसली एयरफोर्स करेगी, मगर लैंड इन्वेजन अगर हुई तो आपने लड़ना है। सर ये तो बहुत बड़ी खबर है, तो क्या रशिया जो है वो खामोश बैठा रहेगा? जी चीन नहीं इंटरफीयर करेगा इस पूरे मामले में, खामोश तो नहीं बैठेगा, मगर ये तो नहीं कि अपनी फौज भेजेगा। यूएन में जाएगा और इसके मुखालफत में बात ज़रूर करेगा और अपनी इकोनॉमिक पावर यूज़ करेगा, मगर मिलिटरीली कोई इंटरवेंशन नज़र नहीं आती। या डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो 80 लाख इज़ अ ह्यूज फिगर, यानी क्या ये किस तरह से मुनज़्ज़म है? इनको क्या उनकी फ़ौज तरबियत दे रही है? ये गुरिल्ला वारफेयर में जाएंगे? ये क्या सिलसिला होगा? इतनी बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स तो हमने तारीख में नहीं कभी देखी इन नंबर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 2005 में जब वेनेजुएला में कू अटेम्प्ट हुई थी, जिसको आपने बताया कि वो 4 दिन में रिवर्स हो गई, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हुगो शावेज वापस बाहर आ गया। उसके बाद हुगो शावेज ने अवाम को ना ऑर्गेनाइज करना शुरू किया कॉम्यून्स में। तो बहुत सारे ढेर सारे कॉम्यून्स बने हुए। अब उन्होंने उन कॉम्यून्स को आम करना शुरू कर दिया है, हथियार देने शुरू कर दिए हैं कि जी आप लड़ें। अब ये फिगर जो है कि उन्होंने 8 मिलियन लोगों को हथियार दिए, CNN BBC पे रिपोर्ट हुआ है, मगर ये वेनेजुएला की अपनी हुकूमत का फिगर है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है क्या नहीं। मगर बहरहाल आप ये कह सकते हैं लाखों लोगों को उन्होंने हथियार पकड़ाए हैं। और वहाँ पे टीवी में देख रहा था तो टीवी पे वो दिखा रहे थे मडुरो जो है यूं इस तरह करके AK-47 लोगों को पकड़ाई जा रहा था। सर ये तो एक जंग की खबर है, वो अपने मुल्क का दिफा करेंगे। मेरा ख्याल है कि अमेरिका लैंड इन्वेजन बाय द वे नहीं करेगा। जो दिफाई मुआहदा है उसके बाद वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी वहाँ पर हैं सऊदी अरब में, और फील्ड मार्शल भी वहाँ पर हैं। और ख़बर ये आ रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील और मुद्दती इक़्तिसादी शराकतदारी का मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। सऊदी अरब को CPEC में भी हिस्सा दिया जाएगा। इससे जो है वो पाकिस्तान के लिए ये कितनी अच्छी खबर है और कितनी सरमायाकारी आ सकती है। और दूसरी खबर सर ये है कि बांग्लादेश के साथ इकनॉमिक और नॉलेज कॉरिडोर की बुनियाद जो है वो रखी जा चुकी है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जिससे चीन और सेंट्रल एशियाई रियासतें भी बांग्लादेश से जुड़ जाएंगी और दीगर ममालिक भी जुड़ जाएंगे। इसका खित्ते पर और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात पर क्या असर पड़ेगा?
जी, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के हवाले से बात यह है कि अब हमारे पास हमारा उनके साथ एक मिलिट्री पैक्ट भी हो गया और इकोनॉमिक पैक्ट भी हो गया है। इसमें जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया बजाते खुद मिडिल ईस्ट के अंदर कई झगड़ों में फंसा पड़ा है। ख़ास तौर पे ईरान की प्रॉक्सीज़ के साथ उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ बनाई हुई है, इराक़ के अंदर भी लड़ाई है, सीरिया के अंदर भी लड़ाई है, यमन के अंदर भी लड़ाई है, वगैरह वगैरह। तो अब हम जब सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जुड़ गए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी मिडल ईस्ट की कॉन्ट्रडिक्शंस में, ईरान के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं करेगा अगर हम शामिल ईरान के ख़िलाफ़ हो गए। दूसरा मामला ये है कि ये सारी नेगोशिएशन एक इस सेंस में है कि हम वीक बार्गेनिंग पोजीशन में है। ये सारी नेगोशिएशन बेसिकली SIFC चला रही है, जिसका मतलब ये है कि वीक बार्गेनिंग पोजीशन में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जहाँ पे ना हो वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कई हो जाते हैं, पहले भी हुए हैं, रिको डेक का कॉन्ट्रैक्ट, IPP का कॉन्ट्रैक्ट, जो फिर लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट नहीं करते। तीसरा इसमें मामला ये है कि सऊदी अरेबिया हमें रिलीफ बहुत देता है कि जी हम आपको ऑयल क्रेडिट्स दे देते हैं, ऑयल क्रेडिट्स दे देते हैं, मगर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सऊदी अरेबिया की कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट आज तक मटीरियलाइज नहीं की। PTI के दौर के अंदर भी वो कहते रहे, मगर अभी तक कोई ऐसी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं आई। वो अगर आई है तो चीन से आई है फ्रेंकली, उसके अलावा किसी और मुल्क से नहीं आई। तो और आखिर में ये कि हमें ये भी सोचना है कि अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के लिए कब हम करेंगे। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा नहीं ख्याल को बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा इस मामले को शायद बेनिफिट कर सके या इस्तेमाल कर सके, वाइसी वर्सा पाकिस्तान भी, क्योंकि बांग्लादेश की इस वक्त सिचुएशन अंदरूनी काफ़ी ख़राब है। मगर बहरहाल एक गुड विल जेस्चर है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको और आगे बढ़ना चाहिए।